अब आइए जो है जानते हैं हम लोग लघु उत्तरीय सवाल। और पहला सवाल यहाँ का आ रहा है कि अपसारी, समांतर और अभिसारी किरणपुंज से आप क्या समझते हैं। 3 प्रकार का किरणपुंज होता है, तीनों का जो है परिभाषा लिखेंगे और फिर इसका मतलब कि सिंबल जो है इस तरह का सिंबल यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया अपसारी का, ये हो गया समांतर का और ये हो गया अभिसारी का। ठीक है, ये आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, बना सकते हैं, या जो है ये तीनों लिखने के बाद आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अपसारी किरणपुंज, सबसे पहले अपसारी किरणपुंज आता है और इसमें कहता है कि ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती चली जाती है। इसमें क्या होता है कि एक जगह से बिंदु निकलता है और चारों तरफ जो है खिड़ना चालू हो जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अब दूसरा है समांतर किरणपुंज। ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत, मतलब जैसे हो गया सूर्य ले लीजिए, ठीक, से आते किरणपुंज को समांतर किरणपुंज माना जाता है। यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है वो एक क्या कहलाता है, समांतर किरणपुंज कहलाता है, क्योंकि उसका प्रकाश जो है चारों तरफ खिड़ता है और ये जो है समांतर आता है। ठीक है, इसलिए ये जो है समांतर किरणपुंज कहलाता है। अगर समांतर किरणपुंज का अगर जैसे आपसे पूछ लिया जाए तो लिख देना है इसमें कि सूर्य का प्रकाश। इसके बाद तीसरा है अभिसारी किरणपुंज। इसमें कह रहा है कि ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अतः ऐसे किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी जो है घटती चली जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि चारों तरफ से किरण जो है आकर के एक जगह मिल जाता है। ठीक है, चारों तरफ से जो आएगा तो उसका क्या होगा, दूरी जो है बीच का जो दूरी है वो क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। तो ठीक इसी में कह रहा है कि बीच का जो दूरी है ये घटते चला जाता है। तो ये हो गया आखिरी किरणपुंज जिसका नाम है अभिसारी किरणपुंज। अब आगे हम लोग जो है क्वेश्चन 2 जानेंगे। लघु उत्तरीय जो है प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पे कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। पारदर्शी, अपारदर्शी, उसके बाद पारभासी, ये तीनों के बारे में लिखना है और तीनों का परिभाषा भी देना है और जैसे भी इसमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, जैसे कांच, पानी, हवा आदि। यानी ये सभी चीज़ों में क्या होता है कि प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाता है, जिसमें जो है रोशनी आसानी से पार कर जाए, एक साइड से दूसरे साइड जो है चले जाए, उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, कांच जो बहुत ही क्या होता है, उसमें पूरा जो है इस पार से उस पार तक दिखाई पड़ता है। पानी, उसमें भी जो होता है प्रकाश इस पार से उस पार तक चला जाता है। हवा, हवा में तो जाता ही है बहुत दूर तक। ठीक है, उसके बाद जो है पारभासी पदार्थ आता है। इसमें है कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर के जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रकाश को जो है अपने में से जो है, जैसे कि जब हम पारभासी पदार्थ में जब हम कोई रोशनी को अगर पार करना चाहेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें से एक छोटा हिस्सा ही जो है आपको पता चलेगा कि इस भाग से निकल गया है। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ टॉर्च मार रहे हैं और ये पारभासी पदार्थ है, जब इसमें पड़ेगा तो उसमें से क्या होगा, एक छोटा सा भाग ही, यानी थोड़ा सा जो है पता चलता है कि हाँ इसमें से प्रकाश जो है निकल रहा है, या ये पता चलता है कि इस साइड में प्रकाश है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जैसे हो जाएगा घिसा हुआ कांच। जब कांच जो है दोनों तरफ से घिस जाता है तो उसमें भी प्रकाश जो है कुछ मात्रा में ही इस पार से उस पार जा पाता है। तेल लगा कागज, दूध, रक्त, ये सभी चीज़ों में क्या होता है कि प्रकाश जो है पार करता है, लेकिन उसमें छोटा सा हिस्सा ही पार करता है, पूरी तरह से जो है फ्रेश नहीं होता है, पूरा जो है क्लियर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है,
तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी मतलब हो गया कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से हो करके नहीं जाने देता है, मतलब कि चट्टान के तरह जो है खड़ा रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसमें प्रकाश क्या होता है, इस पार से उस पार जाएगा ही नहीं, जैसे कि लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, इसमें प्रकाश कितना भी कोशिश कर ले, ठीक है, एक भाग से दूसरे भाग जो है जाएगा ही नहीं। इसी को बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ, चट्टान के तरह जो है डटे रहना। ठीक है, तो ये था हमारा जो है क्वेश्चन 2 का। इसमें अंतर कह रहा है, तो ये तीनों का जो है परिभाषा और इसका तीनों का जैसे लिख करके आपको देना होगा। अब आगे क्वेश्चन 3 जानेंगे। ठीक है, क्या आप जो है 10th क्लास में हैं? अगर आप 10th क्लास में हैं तो ये क्वेश्चन आप ही के लिए है, और जानेंगे इसमें कि प्रकाश के परावर्तन होते हैं तो उसके कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, और अभी हम लोग जो जान रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्न है ये। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो आपको पहले बताए थे कि प्रकाश के जो है परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम लिखेंगे यहाँ पे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों जो है एक ही समतल में होते हैं। यानी क्या कह रहा है, आपतित किरण जो प्रकाश आता है दर्पण के लिए, दर्पण से टकराने से पहले जो किरण कहलाएगा वो होगा आपतित किरण। उसके बाद परावर्तित किरण जब दर्पण से टकराने के बाद जब लौटती है तो ये किरण हो गया हमारा परावर्तित किरण। उसके बाद कह रहा है कि जिस बिंदु पर आपतित होती है वो हो गया आपतन बिंदु। ये तीनों जो आपतन बिंदु पर खींचा गया ये लंब, अभिलंब जिसको बोलते हैं लंब, अभिलंब, ये तीनों जो है क्या होता है कि एक ही तल में होता है, मतलब एक ही समतल में होता है। और दूसरा कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर होता है R। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। यानी प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक होता है और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, दोनों का अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब जो है, कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी क्या कह रहा है कि जिस बिंदु स्रोत से आता किरण जो है परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है, मतलब कि रियल में वो परावर्तित किरण मिलना चाहिए, तो क्या होता है कि उस बिंदु स्रोत को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्लियर है। और एक बात यहाँ जान लीजिए कि इसका जो है वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये होता है उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, और इसे हम लोग जो है पर्दे पर जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। ये जो होता है ये वस्तु की अपेक्षा जो है, जिस तरह से वस्तु होता है उसका अपोजिट उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उल्टा का मतलब हो गया कि जब खुद जो है आप उस दर्पण के सामने जाइएगा तो आपको जो है दाहिना हाथ जब उठाइएगा तो उसमें लगेगा बायां है, और बायां जब उठाइएगा तो वो लगेगा दायां है। ठीक है, और इसके बाद अगर पर्दे की बात करें तो पर्दे पर जो है उसको प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, इसके बारे में जाने। अब है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी क्या कह रहा है कि इसमें भी वही चीज कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आता किरण जो है परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जो है जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी परावर्तन के बाद जो है जिस बिंदु में आता हुआ प्रतीत होता है उसे क्या बोलते हैं,
उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ वास्तव में जोड़ देता है, ठीक है, चूंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तव जुटेगा। आभासी में या काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, इसमें आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, जिसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और एक चीज इसमें जान लेना है कि ये जो है वस्तु की अपेक्षा जो है ये सीधा बनता है, यानी जैसा वस्तु होगा वैसा उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। और एक बात जान लेना जरूरी है कि इसे पर्दे पर जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यानी इसे जो है हम लोग पर्दे पर जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 है यहाँ पे, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। यानी समतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है उसके 3 उपयोग यानी 3 विशेषता उसके बारे में लिखना है। तो पहला विशेषता यहाँ पे है कि प्रतिबिंब में दर्पण के पीछे बनता है। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा है कि प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होगा। यानी क्या कह रहा है कि यानी दर्पण से जितना आगे वस्तु रहेगा उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसका उतना ही दर्पण के पीछे बनेगा और उतना ही दूर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि उसका जो आकार होगा, ठीक है, चाहे मोटापा हो जाए, चाहे वो लंबाई में हो जाए, चाहे वो दर्पण से दूरी का हो जाए, ठीक है, तो उसका जो आकार होगा उसके वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा, यानी इक्वल होगा। तीसरा कह रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा, ठीक है, यानी समतल दर्पण का ये क्षमता है कि इसका जो प्रतिबिंब बनाएगा तो वो सीधा बनाएगा, ठीक है। अब छठा कह रहा है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल और उत्तल दोनों का अंतर जो है स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे अवतल दर्पण, देके डैश करेंगे, लिखेंगे कांच के टुकड़े के बाहरी सतह को रजतित, रजतित का मतलब हो गया यहाँ पे कि कोई रंग करना, ठीक है, कोई रंग कर देना, चाहे कोई पीछे जो है या कूट या कवर, ठीक है, कवर चढ़ा देना, उसी को बोलते हैं रजतित। तो रजतित करने से अवतल दर्पण बनता है। यानी पीछे जो है क्या कह रहा है कि कांच का जो टुकड़ा होगा, हाफ यानी पूरा कांच है, ये गोल कांच है, गोलीय दर्पण है, इसको जब टुकड़ा करेंगे, बीच से टुकड़ा कर देंगे तो 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसके बाहरी सतह को क्या करना है, रजतित कर देना है। यानी अगर हम इसका बाहरी सतह इस तरह से रजतित कर देंगे तो ये जो दर्पण बनेगा ये क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। क्लियर है। इसके बाद इसमें लिखे हैं कि यह वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। यानी अवतल दर्पण जो है दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी और आभासी प्रतिबिंब भी। अवतल दर्पण का उपयोग जो हम लोग करते हैं हजामती, जिसको कि दाढ़ी बनाने के लिए भी होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब है आगे उत्तल दर्पण के बारे में लिखना है। तो कह रहा है कि कांच के टुकड़े की भीतरी सतह को रजतित करने से उत्तल दर्पण का दर्पण बनता है। यानी अगर हम भीतर से जो अगर रजतित कर दे तो ये क्या बन जाएगा, उत्तल बन जाएगा दर्पण, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये केवल जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं साइड मिरर, मतलब हो गया पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है। तो ये था हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग, दोनों का अंतर कह रहा है। तो अंतर में एक काम और भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे बीच में लाइन खींच के एक तरफ जो है अवतल के बारे में लिख दे और दूसरा तरफ जो है उत्तल के बारे में लिख दे तो उसमें भी हम लोग लिख सकते हैं। या पहले हम लोग अवतल के बारे में लिख दिए जितना लिखना है, पहले तो अवतल दर्पण जो है ये कैसे बनता है उसके बारे में लिख दिए, इसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है उसके बारे में लिख दिए और उपयोग के बारे में लिख दिए, 3 चीज़ लिख दिए। और सेम जो है इसके नीचे अब जो है यहाँ पे लिखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। बाकी जो है सब चीज़ लिखने के बाद जो है इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर बीच में लाइन खींचने से होगा तो दोनों तरफ जो है बारी से हम लोग लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, वो भी आंसर होगा, ये भी
होगा। अब आगे हम लोग जानेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 7 यहाँ पे कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का जो है वक्रता त्रिज्या क्या होता है उसके बारे में परिभाषा दे देना है, हो गया। उत्तर में लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण जो है जिस गोला का भाग होता है, जिस गोला का भी, ठीक है, तो जिस गोला का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होता है, जो कि केंद्र से लेके परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। तो वही त्रिज्या की बात यहाँ भी कर रहा है। ठीक है, तो उस गोले का जो त्रिज्या होगा वही हो जाएगा दर्पण का वक्रता त्रिज्या। क्लियर है। अब 8वां नंबर में कह रहा है कि किससे दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक का मतलब हो गया आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है यहाँ पे अवतल, उत्तल या समतल। तो इसका आंसर लिखेंगे उत्तल दर्पण। क्लियर है। अब है 9 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कह रहा है उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। यानी उत्तल दर्पण का जो उपयोग हम लोग करते हैं उसे साइड मिरर के रूप में या जिसे हम लोग बोलते हैं पीछे देखने के आईने के रूप में होता है, ऐसा क्यों होता है। या उसके जगह पे और भी तो दर्पण है, समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उसका भी तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका कारण यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं उत्तर में कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। क्लियर है। तो क्यों होता है, तो क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि वे किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं यद्यपि वो छोटा होता है। जो प्रतिबिंब बनाता है सीधा वो क्या होता है कि वो छोटा होता है और इनका जो है दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। यानी इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इससे जो है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि अगर साइड मिरर अगर होता है तो उसमें क्या होता है कि चालक जो है आसानी से पीछे के बड़े से क्षेत्र को वो छोटे से शीशे में देख पाता है। ठीक है, तो जिसके चलते इसका हम लोग यूज करते हैं। इसके जगह पर अगर कोई और जो है दर्पण का यूज अगर करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि जो पीछे का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो उसको छोटा दिखाना सिर्फ उत्तल दर्पण का ही जो है गुण होता है, बाकी वो दोनों दर्पण का जो है गुण नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 10। ठीक है, क्वेश्चन 10 यहाँ पे कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2 होगा। तो इसके बारे में जो अब हम लोग जानेंगे और इसे सिद्ध करेंगे कि इसका जो है आंसर जो है कह रहा है कि F बराबर R/2 होता है। गोलीय दर्पण का जो फोकस होता है उसका वक्रता त्रिज्या में जो संबंध बताए थे कि ये संबंध होता है कि उसका आधा होता है। ठीक है, यानी कह रहा है कि गोलीय दर्पण जो होता है फोकस दूरी जो गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है उसका वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। या आप जो है इसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2 होता है। तो अब इसे हम लोग सिद्ध करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको सिद्ध करने की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक अवतल दर्पण ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से जो है एक किरण जो है दर्पण से टकराएगा। ठीक है, टकराने के बाद ये फोकस से होकर के जाएगा। तो सभी इसके बारे में जो हम लोग जानेंगे और यहाँ पे ये जान लीजिए कि फोकस दूरी ये F है। ठीक है, यहाँ से ध्रुव यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये दूरी और क्या कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या यानी केंद्र से परिधि तक यानी केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो इसके बीच में क्या संबंध होता है इसी पर हम लोग जो है बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि ये चीज़ जो है क्या है। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है कि F बराबर R/2 होता है। ये साबित करने के लिए तो आपको ये साबित कैसे करना है इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं
और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ए बी डैश्ड, यानी यहाँ पर जो फिगर लिए हैं इसमें क्या चीज़ कहाँ पर है और किस नाम से है, क्या है वो भी जान लेते हैं। तो बी बी डैश्ड जो है, यहाँ पर बी बी डैश्ड जो है क्या है, एक अवतल दर्पण है, और पी जो है क्या है वो ध्रुव है। इसके बाद पी सी पी सी क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, यानी ये लाइन जो खींचे हैं। उसके बाद ए बी आपतित किरण है, यानी ए बी यहाँ से यहाँ तक जो लिए हैं ये क्या है कि आपतित किरण है, और ये दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद जो है ये फोकस से होकर के चला जाएगा। क्यों जाएगा, आपको हम पहले ही नियम में बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण अगर आता है दर्पण से टकराने के बाद वो कहाँ से जाएगा, तो फोकस से होकर के चला जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समांतर और निकट है, किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर के गुजरती है। यानी दर्पण से ये जब टकराएगा तो टकराने के बाद ये जो किरण है वो किस ओर परावर्तित होगी, तो वो फोकस की ओर परावर्तित होकर के चली जाएगी। क्लियर है। अब इसे हम लोग साबित कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे कि त्रिज्या CB दर्पण सतह के B बिंदु पर अभिलंब है, यानी CB यानी यहाँ पे है B, तो ये CB क्या है, अभिलंब है, जो कि डैश डैश करके यहाँ से मारे हैं। तो आपतित किरण अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बनता है आपतन कोण। इसके बाद यहाँ पे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो यहाँ पे कोण बनेगा वो परावर्तन कोण होगा, जिसको हम लोग R कहते हैं। तो अब हम लोग ये तो जानते हैं कि परावर्तन के नियम से क्या होता है कि कोण ABC यानी I बराबर हो जाएगा R। क्लियर है। नाम दे देंगे कोण CBF, किंतु कोण ABC बराबर है कोण BCF। ये क्यों है, समांतर कोण होने के कारण जो है, यानी ये AB और ये मुख्य अक्ष जो है ये और ये रेखा दोनों क्या है, समांतर है, जिसके कारण जो है ABC और जो है कोण BCF यानी ये वाला कोण जहाँ पे हम लोग I लिखे हैं दोनों जगह, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कि ये बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, आपको समांतर के नियम में बताए होंगे मैथ में कि एकांतर में समांतर जब भी रेखा होता है उसको कोई तीर अगर काट रहा है तो एकांतर अंतः कोण जो है दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब यदि BP के बहुत निकट हो, यानी B जो है ये B जो है P के अगर अधिक ज़्यादा निकट है तो वो क्या हो जाएगा कि BF बराबर हो जाएगा PF, यानी BF बराबर हो जाएगा PF, यानी ये रेखा और ये रेखा भी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब होगा बराबर, जब P यानी B जो है P के बहुत निकट रहेगा तब। इसके बाद हम जो ये चीज़ हम लोग जो है लगभग मान लेंगे कि ये क्या है, लगभग है कि BF बराबर PF होगा। अब इसके आगे जो है फिर अब यहाँ पे PF बराबर हो जाएगा FC बराबर हो जाएगा PC बटे 2 हो जाएगा। तो जहाँ PC क्या है कि R है, ठीक है, बड़ी R है, और F बराबर लिखेंगे R बटे 2, जहाँ पे PC बराबर हो जाएगा R। ठीक है, तो ये जो है ये PC जो है, यानी PC के जगह पर R जो है हम लोग मान लेंगे, चूँकि यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या है तो इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो बड़ी R से सूचित करते हैं। तो PC के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, R लिख देंगे। तो हमारा जो है F बराबर R बटे 2 ये साबित हो जाएगा। ठीक है, तो ये साबित करने का तरीका हो गया। आपको अगर इसके बीच में संबंध को स्थापित करना है तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर करें। तो यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा वस्तु है। तो यहाँ पे सबसे पहले अवतल दर्पण लेंगे और यहाँ पे लेंगे ध्रुव P, फोकस हो जाएगा यहाँ पे F, यहाँ हो जाएगा केंद्र वक्रता केंद्र C, और यहाँ पर जो है ये वक्रता केंद्र हो गया और इधर अनंत हो गया। तो इसके बीच में वस्तु लेंगे और यहाँ पे वस्तु खड़ा करेंगे। तो क्या करेंगे, एक यहाँ से ऊपर से जो है यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो है एक किरण लेंगे
जो कि दर्पण से टकराने पे फोकस से होकर के निकल जाएगा। ठीक है, यानी एक आपतित किरण लेना है जो कि फोकस से होकर के परावर्तित हो जाएगा। क्लियर है। और दूसरा जो है वक्रता केंद्र की ओर लेना है, तो वक्रता केंद्र की ओर जब लेंगे तो ये इसी वक्रता केंद्र से ही होकर के निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक परावर्तित किरण जो फोकस से होकर गया, एक यहाँ पे, और जो वक्रता केंद्र से जो यहाँ पे, दोनों आके यहाँ पे कट रहा है, तो जो कटेगा तो यहीं पे इसका हो जाएगा प्रतिबिंब, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, और ये उल्टा होगा। ठीक है, यानी अपोजिट साइड में बन रहा है तो ये हो जाएगा उल्टा, और ये हो जाएगा वास्तविक। क्लियर है, इसमें हो जाएगा वास्तविक। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 का आ रहा है इसमें कि निम्नलिखित के किरण आरेख को पूरा कर प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें। तो रोमन ए में जो है, सॉरी बी ए नंबर में जो यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे दिया है अवतल दर्पण, यहाँ हो गया ध्रुव P, फोकस हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जो है वस्तु है यहाँ पे। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लेंगे जो कि दर्पण से टकराने पे जो है वो फोकस से होकर के निकल जाएगा। क्लियर है। वक्रता केंद्र से जो है वस्तु से यहाँ पे टकराते हुए लेके जाना है, तो यहाँ से जब जाएगा, दर्पण से जब टकराएगा तो ये फिर इसी पथ से जो है लौट जाएगा, यानी जब इस तरफ से जाएगा तो इसी तरफ जो है लौट जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे एक फोकस से होकर के जो किरण गया, एक यहाँ हो गया, और जो वक्रता केंद्र से जो आया वो यहाँ हो गया, तो दोनों यहाँ पे कट रहा है, तो प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब हो गया यहाँ पे। तो वस्तु से क्या होगा कि बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी इसमें बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और ये वास्तविक होगा। क्लियर है। अब इसके बाद जो है बी नंबर में यहाँ पे अवतल दर्पण है, ध्रुव P हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और वस्तु जो रखा गया है वक्रता केंद्र पर ही रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा निर्धारित करना है। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लेंगे, वस्तु से जो जाएगा और फोकस से होकर के निकल जाएगा। क्लियर है। दूसरा किरण यहाँ पे लेंगे जो कि फोकस से जो है टकराएगा, फोकस से होकर के आएगा, और दर्पण से टकराने पर क्या होगा कि ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर जो ये किरण चला जाएगा। क्लियर है। तो ये इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। तो देखिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा जो कि टकराने पे यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा A डैश्ड, या यहाँ पे डालते हैं B डैश्ड। तो इसका जो प्रतिबिंब का जो साइज होगा, वो आकार जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है। और ये क्या होगा, उल्टा होगा, यानी अगर हम बात करें साइज की तो होगा बराबर, और ये बनेगा उल्टा, उसके बाद होगा वास्तविक। क्लियर है। तो ये था हमारा किरण आरेख से जो है प्रतिबिंब की रचना किए हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा 13। ठीक है। क्वेश्चन 13 यहाँ पे कह रहा है कि स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण के आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब का बनना दिखाइए। इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताइए। एक यहाँ पे जो है मतलब कि किरण आरेख जो है दिखाना है, और वो किरण आरेख जो होना चाहिए आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता हो, उसके लिए हमें जो है वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ पे रखना है इसके बारे में भी ध्यान देना है। ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो चीज़ कह रहा है कि आभासी और आवर्धित होना चाहिए, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अवतल दर्पण में जो है आभासी और आवर्धित तभी बनेगा जब वस्तु जो है ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा, उस तब जा कर के उसका प्रतिबिंब जो है आवर्धित या आभासी हो सकता है। तो हम यहाँ पे ध्रुव और फोकस इसके बीच में यहाँ पे वस्तु रखे हैं, और ये जो है एक किरण गया जो कि दर्पण से टकराने पे फोकस से होकर निकल गया, और दूसरा लेना है वक्रता केंद्र से जो कि यहाँ पे आके वक्रता केंद्र से ही निकल जाएगा। तो इसको जो है आगे जितना भी लेके जाएंगे तो ये इसका दूरिया जो है बीच का दूरिया बढ़ते जाएगा, लेकिन जब इसको पीछे की ओर लेके जाएंगे तो इसका दूरी घट जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा, और कटने के बाद इसका प्रतिबिंब हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब है कि वस्तु से जो है प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है। क्लियर है।
तो ये हमारा हो गया। एक इस चीज़ को जो है ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से समझिए कि जो भी बाकी अगर हम वस्तु को अगर कहीं और रखते हैं, चाहे फोकस पे रखें या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी अगर रखते हैं, तो हमारा जो है आभासी आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। ठीक है, तो आभासी सिर्फ दो ही कंडीशन में बन सकता है। पहला तो कंडीशन आपको हम बता दिए कि अगर जो है यहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा, तभी जाकर के इसका प्रतिबिंब जो है आभासी या आवर्धित बन सकता है। बाकी जो है दूसरा कंडीशन जो है, जब फोकस पर रहेगा तब जाके आभासी या आवर्धित प्रतिबिंब बन सकता है। क्लियर है? तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि यदि 25 सेंटीमीटर फोकस से दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो, तो दर्पण से वस्तु की दूरी का परास क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा? इस परिस्थिति में प्रतिबिंब के बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए एक किरण आरेख खींचें। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है और अब आगे उत्तर में लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच में हो, तो उससे वस्तु की का जो है सीधा और आवर्धित आभासी प्रतिबिंब में दर्पण के पीछे बनता है। देखिए इसका जो है यहाँ पे किरण आरेख दिया हुआ भी है। ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा तभी वो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। और आपको क्या बताया कि आभासी होगा इसका प्रतिबिंब। आप इसको इसका जो है यहाँ पे कह रहा है किरण आरेख खींचने के लिए, तो ये किरण आरेख जो है इसके नीचे में हम लोग ये फिगर बना करके रख सकते हैं। क्लियर है? नो डाउट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। अतः उपर्युक्त परिस्थिति में वस्तु के दूरियां जो है दर्पण से 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। यानी जो वस्तु का जो दूरी होना चाहिए 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, ये 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और 0 से बड़ा जैसे हो गया 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर तो हो सकता है। 25 से कम मतलब 24 23, ठीक है, ये सभी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। प्रतिबिंब आभासी होगा और वह वस्तु जो है वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। अभी देखिए कि इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? आभासी बन रहा है। और क्या आ रहा है कि वस्तु से बड़ा भी बन रहा है। क्लियर है? इसका किरण आरेख आपका ये हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे और क्वेश्चन नंबर होगा 15। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करे कि उत्तल दर्पण में, कौन सा दर्पण कह रहा है? उत्तल, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पे जो है उत्तल दर्पण लिए हैं। ये जो दर्पण है यहाँ पे ये उत्तल है। ठीक है, उत्तल दर्पण है और इसमें वस्तु जो है दर्पण के सामने यहाँ पे रखा गया है AB। अब क्या करेंगे यहाँ पे वस्तु के जो ऊपर से एक आपतित कर लेंगे जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होगा। दर्पण से टकराएगा, टकराने से होकर के वो क्या हो जाएगा? ये फोकस से होकर के जाना प्रतीत होना चाहिए। ठीक है, तो फोकस से जो है इसका पीछे होता है, तो यहाँ पे डाइवर्स करके पीछे यहाँ पे लेकर के आ जाएंगे फोकस की ओर। क्लियर? अब दूसरा किरण लेंगे यहाँ से जो कि वक्रता केंद्र की ओर जाए, तो यहाँ से भी जो है वक्रता केंद्र की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए एक किरण हो गया जो कि फोकस से होकर के जा रहा है और दूसरा वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, दोनों यहाँ पे कट रहा है। तो यहीं पे इसका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो वस्तु है, ठीक है, ये जो वस्तु है और इसका जो प्रतिबिंब है दोनों का साइज क्या है? तो छोटा है। क्लियर है? और ये जो बन रहा है वास्तविक है कि आभासी है? तो एक बात जान लीजिए क्लियर कि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सभी क्या होगा? आभासी होगा। क्लियर है? तो ये हो गया इसका स्थिति प्रकृति। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में अगर पूछा जाए कि वस्तु से जो है छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, तो उसका आंसर हो छोटा। वास्तविक होगा तो आभासी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 16 जानेंगे। कहता है इसमें कि कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंबे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे? इसका जवाब देना है।
तो उत्तर में लिखेंगे बेलनाकार दर्पण एक तरह से समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का संयोजन है। तो ऊर्ध्वाधरतः यह एक समतल दर्पण और क्षैतिजतः एक उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। अतः ऐसे दर्पण में व्यक्ति के प्रतिबिंब की लंबाई व्यक्ति के लंबाई के बराबर होगी, परंतु व्यक्ति के शरीर की चौड़ाई जो होगी वो प्रतिबिंब के शरीर के चौड़ाई कम हो जाएगी। ठीक है, यानी इसका जो बनेगा, जो लंबाई जो होगा वो व्यक्ति के लंबाई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि परंतु व्यक्ति का जो शरीर होगा उसका जो चौड़ाई जो होगा, उसका जो प्रतिबिंब होगा उसके शरीर के चौड़ाई से क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? तो इसीलिए लिखेंगे ऐसे दर्पण में व्यक्ति को अपना चेहरा और शरीर जो है उसका किस तरह का दिखाई पड़ेगा, तो पतला दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? ये बेलनाकार का दर्पण का था। अब आगे हम लोग जो है क्वेश्चन जानेंगे 17 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन 17 कह रहा है यहाँ पे कि निम्न परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उनका नाम बताइए। ए में है कार के हेडलाइट, कार का जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण का यूज होता है, तो उत्तर होगा यहाँ पे अवतल दर्पण। क्वेश्चन बी है यहाँ पे वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने, तो उसमें हो जाएगा इसका उत्तर उत्तल दर्पण। क्वेश्चन सी है यहाँ पे कि सौर भट्टी में जो है, उत्तर हो जाएगा इसका अवतल दर्पण। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको जो है पूछेगा, तो इसका आंसर जो है करके दिए हैं। और इसका जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जिसको ये था हमारा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन या लघु बोलिए। ठीक है, तो फिजिक्स में इसमें आंकिक प्रश्न होता है, तो यही आपका दीर्घ प्रश्न कहलाएगा। तो सारा जो है आपको चैप्टर जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अति लघु उत्तरीय का जो जितना भी सारा क्वेश्चन है, इसमें 27 क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन का जो है लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और चैप्टर का जो नोट्स बनाए हुए हैं तो और उसका जो ऑलरेडी पहले से जो वीडियो बना हुआ है आपको भी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और जाइए चैनल पे देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डाले तो आप तक पहुँचे और उसको आप पढ़ सकें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।